हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार पुनः अराइव इंस्टीट्यूट चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एवं बेहतरीन होंगे। आप सभी की पढ़ाई जोर जोर से चल रही होगी और आज हम देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। इसे हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे वातावरण में हमारी आवश्यकताओं के लिए जो वस्तुएं हैं और जिनको बनाने की एक तकनीक है उसे संसाधन कहते हैं। यानी हमारे वातावरण में हमारी आवश्यकताओं के लिए जो वस्तुएं हैं जिनको बनाने की एक तकनीक होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो उसके लिए हम किससे जाते हैं? बाइक से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, है ना, या बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। ये क्या करती है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? संसाधन कहते हैं। अगला है एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है। यानी एजेंडा 21 एक घोषणा है। क्या है? एजेंडा 21 एक घोषणा है जो सन 1992 में ब्राजील के शहर, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो में एक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था में की गई। इसका उद्देश्य वातावरण को साफ एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। जो एजेंडा 21 है एक घोषणा है जो सन 1992 में ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वहां पर इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है वातावरण को साफ रखना एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाना। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका निर्माण कैसे होता है? तो आंसर देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी भारत में सबसे अत्यधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इसका निर्माण बरसात के समय नदियों के तेज बहाव के साथ बहकर लाई गई मिट्टी से होता है। यानी जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी जो नदी होती है, तो नदी के तेज बहाव के साथ जो मिट्टी आती है उसी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर मिट्टी, एक होता है भांगर मिट्टी। यानी भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण बरसात के समय में नदियों के तेज बहाव के साथ जो मिट्टी आती है उसी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर होती है, एक भांगर होती है। चलो देखते हैं खादर मिट्टी किसे कहते हैं, देखते हैं। चलो देखो खादर मिट्टी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। जो अपनी नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसे क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। और जिसका निर्माण नदियों के तेज बहाव के साथ आई गई मिट्टी को, जो नदी के साथ जो तेज बहाव के साथ जो मिट्टी आती है उसी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। क्या है? खादर मिट्टी किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मृदा को हम खादर मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण नदियों के तेज बहाव के साथ आई हुई मिट्टी के द्वारा होता है, इसी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं, वर्तमान में वर्षा के समय मिट्टी का बहकर नदियों के किनारे जमना क्या है जी? एक खादर मिट्टी का उदाहरण है। जैसे मान के चलो ये अपनी एक नदी है, क्या है? एक नदी है। और देखो नदी है ये, और नदी के यहाँ पे ये क्या है? ये नदी के यहाँ पे जो मिट्टी जमी है, जैसे मान के चलो ये मिट्टी है यहाँ पर और एक मिट्टी यहाँ पे दूर है, ये मिट्टी है, ये दोनों मिट्टी है। अब तेज बहाव आएगा तो मान के चलो यहाँ तक नदी का बहाव आ गया
और तो ये मिट्टी है ना, ये क्या है, परिवर्तित हो जाएगी, यानी बदल जाएगी मिट्टी। तो जो नदी के नजदीक पाई जाती है और बरसात के समय जो अत्यधिक नदी का प्रभाव होता है, इसके साथ जो नदी के प्रभाव के कारण जो मिट्टी क्या है, परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी बोलते हैं। क्या कहते हैं, खादर मिट्टी। और जो वर्षों पहले नदी के तेज बहाव के कारण आई थी, लेकिन वहां क्या है, बहुत दूर है और वो परिवर्तित या बदल नहीं सकती है, बदल नहीं पाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बागर मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं भैया, बागर मिट्टी कहते हैं। तो आई होप, आशा करता हूं तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांगर मिट्टी को उदाहरण सहित समझाइए। तो अभी हमने देखा है, देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण बहुत पुराने समय में नदियों के तेज बहाव के साथ बहकर आई मिट्टी के द्वारा हुआ था। इसी को हम क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण बहुत पुराने समय में नदियों के तेज बहाव के साथ बहकर आई मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। उदाहरण, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। जो जलोढ़ मिट्टी है उनकी क्या क्या विशेषता होती है बताइए। तो पहला पॉइंट है, यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। कैसी होती है, जलोढ़ मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। यह मिट्टी नदियों के किनारे पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है ये नदियों के किनारे पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है, इस मिट्टी में मूंगफली, चावल आदि फसल उचित मात्रा में उत्पन्न होती है। यानी सबसे अत्यधिक फसलें जलोढ़ मिट्टी में मूंगफली और चावल की होती है। नेक्स्ट है, यह मिट्टी पर्वतीय मैदान के निचले क्षेत्र में पाई जाती है। जो अपने पर्वत होते हैं उसके निचले हिस्से में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंजर भूमि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो बंजर भूमि किसे कहते हैं, देखते हैं। ऐसी भूमि कृषि में अयोग्य हो या उपजाऊ ना हो, ऐसी भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। यानी कहें तो अपने शब्दों में, ऐसी मिट्टी जो क्या है, कृषि के लिए क्या ना हो, उपजाऊ ना हो, कृषि के लिए उपजाऊ ना हो, उसे बंजर भूमि कहते हैं। उदाहरण, मरुस्थली भूमि या कम उपजाऊ वाली भूमि या पठारी भूमि, ये क्या है, सभी बंजर भूमि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्वत तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी जो पूर्व तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर है, पूर्व तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसका निर्माण नदियों के तेज बहाव के साथ, बहकर आई गई अवसाद से होता है। इससे होता है, जो जलोढ़ मिट्टी है, जो इसका निर्माण नदियों के तेज बहाव के साथ आई गई अवसाद के कारण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। यानी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो ऐसा विकास जो आगे आने वाली पीढ़ी इसका उल्लंघन ना करे, ऐसा विकास जो आगे आने वाली पीढ़ी इसका उल्लंघन, सतत पोषी विकास किसे कहते हैं। तो ऐसा विकास जो आगे आने वाली पीढ़ी इसका उल्लंघन ना करे और यह विकास आगे बढ़ता चला जाए, इसे ही सतत पोषी विकास कहते हैं। यानी किसे कहते हैं, ऐसा विकास जो अपनी न्यू जनरेशन आने वाली, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसका उल्लंघन ना करे और कंटिन्यू अवस्था में चलता रहे, इसी को हम सतत पोषी विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो संसाधनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। नंबर पहला है उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड है स्वामित्व के आधार पर, थर्ड है समावेशता के आधार पर, फोर्थ है विकास स्तर के आधार पर, फिफ्थ है जैव विविधता के आधार पर। तो फर्स्ट देखेंगे
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला होता है जैव विकास, यानी जैव विकास वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, उन्हें जैव विकास कहते हैं। यानी जैव विकास कैसा विकास होता है? जैव विकास उनमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है, उन्हीं को हम जैव विकास कहते हैं। जैसे पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। जीव जंतुओं में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। इन्हें क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट है अजैव संसाधन। क्या है? नेक्स्ट है अजैव संसाधन, यानी वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनमें क्या नहीं पाया जाता है? उनमें जीवन नहीं पाया जाता है, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण है पर्वत, पठार, मैदान आदि। इनमें क्या नहीं पाया जाता है? जीवन इनमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए इन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन अपने 4 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। कैसा है? व्यक्तिगत संसाधन। देखते हैं कौन कौन से होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। यानी वे संसाधन जिन पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी वे संसाधन जिन पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ऐसा, यानी वे संसाधन जिन पर केवल एक ही व्यक्ति का क्या रहता है? केवल एक ही व्यक्ति का अपना अधिकार रहता है, उन्हीं को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उदाहरण, किसान का मकान, किसान की जमीन, इनका क्या है? सभी पर एक ही व्यक्ति का अधिकार रहता है, इसीलिए हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन यानी वे संसाधन जिन पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर कई व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी सामुदायिक यानी समूह में जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है, उन्हें हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे शमशान घाट पे, अब देखो एक से अधिक व्यक्तियों का ही होता है शमशान घाट में, कब्रिस्तान में एक से अधिक व्यक्तियों का ही होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिन पर राष्ट्र का हक होता है, अपने राष्ट्र का हक होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी स्कूल पर राष्ट्र का हक होता है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर राष्ट्र का ही हक होता है, सरकारी हेडपंपों पर राष्ट्र का हक होता है, इसलिए हम उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, और राष्ट्रीय माने नेशनल, है ना? तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी इंटरनेशनल अधिकार होगा। यानी वे संसाधन जो एक देश दूसरे देश के बीच में संसाधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी वे संसाधन जो एक देश के और दूसरे देश के बीच में क्या किए जाते हैं? उपयोग किए जाते हैं, उन्हीं को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तटीय सीमा है, बंदरगाह, पतन आदि क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। नेक्स्ट है समावस्था के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समावस्था के आधार पर संसाधन अपने 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समावस्था के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखते हैं। समावस्था के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हैं, यानी जिनका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा का एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। अगला है आपका नवीकरण संसाधन। सेकंड टाइप आपका अनवीकरणीय संसाधन, यानी वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी जिनका केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, दोबारा इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल आदि।
क्या है जी? अनवनीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपका संभावी संसाधन, यानी वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद होने पर इनका उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। यानी वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है उन्हीं को हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात के पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के अपार साधन हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है विकसित संसाधन यानी वे संसाधन जिनका उपयोग उचित मात्रा में किया जाता है और इनकी गुणवत्ता में उचित विकास किया जाता है और इनका उपयोग करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। यानी वे संसाधन जिनका उपयोग उचित मात्रा में किया जाता है और उनकी गुणवत्ता में उचित विकास किया जाता है और इनका उपयोग करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे भारत में कोयले की खदानें, कोयले की खदानें एक विकसित संसाधन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका भंडार संसाधन। क्या है? नेक्स्ट आपका भंडार संसाधन यानी पर्यावरण में मौजूद वे पदार्थ जो इंसानों की जरूरतों को पूरा कर सके, यानी पर्यावरण में मौजूद वे पदार्थ जो इंसानों की जरूरतों को पूरा कर सके लेकिन जिन तक उपयुक्त तकनीक न होने की वजह से पहुंच नहीं सकते हैं उन्हें भंडार संसाधन में शामिल किया जाता है। जैसे जल और ज्वलनशील गैसें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग। नेक्स्ट है आपका सचित कोश संसाधन यानी वे संसाधन जो के भंडार संसाधन का ही एक हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं? भंडार संसाधन का ही एक हिस्सा होते हैं जिन्हें मौजूदा तकनीक की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रेजेंट में जो तकनीक चलती है उसी की मदद से इसे इस्तेमाल किया जाता है लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल करने में बंद कर दिया गया है। लेकिन जो अपने भविष्य की जो पीढ़ी है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। जैसे भारत में मौजूद वन वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका उपयोग रोक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसाधनों का विकास क्यों आवश्यक है समझाइए। यानी संसाधनों का विकास क्यों आवश्यक है समझाइए। तो देखते हैं जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए संसाधन अति आवश्यक है, यानी जो अपने मनुष्य का क्या चलता है जीवन यापन होता है उसके लिए क्या है संसाधन उपयोगी है। जिस तरह से संसाधन उपयोगी है उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए साधनों का विकास आवश्यक है। यानी जो अपने जीवन यापन के लिए संसाधन भी अति आवश्यक है उसी प्रकार साधनों का विकास भी आवश्यक है। नेक्स्ट आपका सकल कृषि क्षेत्र क्या है। सकल कृषि क्षेत्र क्या है? आंसर है एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बार बोई गई क्षेत्र में को शुद्ध बनाए बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। यानी एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बाई गई हो क्षेत्र को शुद्ध बोई गई क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। यानी प्योर जो क्षेत्र होता है उसे बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वह भूमि जिस पर फसल उगाई वह काटी जाती है, यानी ऐसा क्षेत्र जिस पर फसल उगाई भी जाती है और काटी भी जाती है
उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पट्टी कृषि किसे कहते हैं? क्या है? पट्टी कृषि किसे कहते हैं? यानी पट्टी कृषि में बड़े खेतों की पट्टियों में बांट दिया जाता है। यानी जो अपने अपने जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनको हम टुकड़ों में या पट्टियों में बांट देते हैं और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं और जो फसल होती है उनके बीच में जो पट्टियां होती हैं उनके बीच में हम घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। यह पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरह की कृषि को पट्टी कृषि कहते हैं। इस तरह की कृषि को क्या कहते हैं? पट्टी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट, समुच्चय जुताई किसे कहते हैं? समझाइए। समुच्चय जुताई किसे कहते हैं? समझाइए। तो देखते हैं, ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। यानी ढाल वाली भूमि, जो अपनी ढलान वाली भूमि होती है और रेखाओं के समांतर हल चलाने से, यानी उसमें हल चलाया जाता है, फिर ढाल के साथ जल बहाव की गति क्या हो जाती है? जो ढाल से जो जल बहाव की गति होती है तेज होती है, लेकिन फिर वो धीमे धीमे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसी को हम समुच्चय जुताई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण को समझाइए। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? यानी मिट्टी की ऊपरी सतह को बहने से रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। जो अपनी मिट्टी की ऊपरी सतह होती है, जो उपजाऊ होती है, उसे क्या है? बहने से रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाते हैं। अर्थात बरसात के समय तेज बहाव के साथ मिट्टी के कटाव को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, जो बरसात होती है और बरसात के समय बरसात के तेज बहाव के कारण जो मिट्टी रहती है उस मिट्टी को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है, मिट्टी अपरदन किसे कहते हैं? समझाइए। जो मिट्टी है, जो मृदा है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? समझाइए। तो मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना, जो मिट्टी होती है उसकी जो ऊपरी सतह होती है उसका हटना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। अर्थात बरसात के समय जल के तेज बहाव के साथ, बरसात के समय जल के तेज बहाव के साथ मिट्टी का बहना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी जो बरसात होती है, बरसात के साथ, बरसात के जो तेज बहाव होता है पानी का, उसके साथ मिट्टी का बहना मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है, मृदा निम्नीकरण किसे कहते हैं? यानी मृदा निम्नीकरण किसे कहते हैं? समझाइए। तो देखते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में कमी होना, यानी जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ मिट्टी होती है, उसकी उपजाऊ मिट्टी में क्या होती है? कमी हो जाती है, उसी को मृदा निम्नीकरण कहा जाता है। अर्थात मिट्टी का शुष्क पड़ जाना। मिट्टी कैसी पड़ जाती है? शुष्क पड़ जाती है। या मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी न होना, या वो मिट्टी कैसी होती है? कृषि के लिए उपयोगी या यूजफुल नहीं होती है, तथा बंजर भूमि हो, उसे ही मृदा निम्नीकरण कहते हैं। या ऐसी भूमि जो कैसी हो? बंजर हो, उसे हम मृदा निम्नीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। काली मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। तो पहला पॉइंट है, यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। यानी काली मिट्टी कैसी होती है? अत्यधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस खाद की कमी अत्यधिक होती है। इसमें क्या है? जो ह्यूमस खाद होता है उसकी क्या होती है? अत्यधिक की मात्रा अत्यधिक होती है। नेक्स्ट, इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी में क्या है? कंकड़ पत्थर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी भारत के मध्य भागों में पाई जाती है। यानी ये कहाँ पाई जाती है? भारत के मध्य भाग में, जो अपना मध्य क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ किस काली मिट्टी पाई जाती है और उन पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। यानी हमारे 3 स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और वहां पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो देखते हैं, पहला स्टेट है अपना मध्य प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड है हमारा गुजरात। ये 3 राज्य हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट हो गया मध्य प्रदेश, सेकंड हो गया महाराष्ट्र, थर्ड हो गया गुजरात। 3 राज्यों में काली मिट्टी
सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कपास और धान की खेती की जाती है। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन कौन सी खेती की जाती है? कपास और धान की खेती की जाती है। ठीक है, आगे फसल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चादर अपर्दन किसे कहते हैं समझाइए। चादर अपर्दन किसे कहते हैं समझाइए। तो आंसर है चादर अपर्दन कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों में, यानी जहां पर क्या होता है विस्तृत, यानी जल कितना होता है अत्यधिक मात्रा में होता है, और कई बार जल विस्तृत होने में नीचे की ओर बहता है। जो जल विस्तृत होने से क्या है, जो नीचे की ओर बहने लगता है। इसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा में घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपर्दन कहते हैं। यानी कई बार जल क्या होता है, भाव ज्यादा हो जाता है भराव, तो उसके कारण जो मिट्टी होती है जो जल में मिल जाती है और उसी के साथ घुलकर यानी उसमें मिलकर बह जाती है, उसी को चादर अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपर्दन के रोकथाम के उपाय देखिए। जो अपने पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें मृदा अपर्दन को कैसे रोका जा सकता है बताइए। तो फर्स्ट देखो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपर्दन को अधिक जड़ वाले पौधे लगाकर रोका जा सकता है। यानी जो अपने पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें अत्यधिक जड़ वाले पौधे लगाने चाहिए, जिससे हम मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत जुताई करके मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। यानी ढलान के विपरीत क्या करेंगे, इसे नीचे की ओर ढलान है तो यानी हमें त्रिचा जोत देंगे। क्या कर देंगे, उनको त्रिचा जोत देंगे, तो क्या है उसका मृदा अपर्दन की क्षमता कैसी हो जाएगी, कम हो सकती है। लेकिन थर्ड पॉइंट है, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। यानी पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों को मेड़बंदी करके मृदा अपर्दन को रोका जाए। यानी पहाड़ी क्षेत्र में खेतों की क्या कर दी जाए, वहां पर मेड़बंदी कर दी जाए, तो वहां पर हम मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीय मृदा क्या है समझाइए। यानी मरुस्थलीय मृदा क्या है समझाइए। यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी को मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम होती है तो वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसी को मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी शुष्क भूमि के नाम से भी जानी जाती है। यानी इस मिट्टी का दूसरा नाम है शुष्क भूमि। इसकी विशेषताएं हैं, इस मिट्टी का रंग लाल एवं भूरा होता है। जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसका रंग लाल एवं भूरा होता है। सेकंड है, इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इसमें क्या है, नमी की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट, ये भूमि सूखे क्षेत्र में पाई जाती है। यह भूमि कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, सूखे क्षेत्र में सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है। संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है, तो देखते हैं संसाधन का मानव जीवन में निम्न प्रकार का महत्व है। फर्स्ट पॉइंट है, संसाधनों के बिना जीवन जीना अधूरा हो जाएगा। संसाधनों के बिना क्या हो जाएगा, जीवन जीना अधूरा हो जाएगा। सेकंड है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में संसाधनों का बहुत उपयोग होता है। यानी हम कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम किससे जाते हैं, साधनों से तो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, संसाधन के बिना जीवन होना असंभव दिखाई देता है। यानी साधन के बिना जीवन होना क्या है, असंभव दिखाई देता है। नेक्स्ट, साधन मानव के लिए अति आवश्यक हो गया है। जो साधन है मानव जीवन के लिए क्या हो गया है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो गया है। नेक्स्ट, मानव जीवन में संसाधनों का वर्तमान के समय में विकास होता है। मानव जीवन में संसाधनों का वर्तमान के समय विकास होता है। नेक्स्ट, संसाधन का अत्यधिक उपयोग करने पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। यानी साधन का जितना हम अधिक उपयोग करेंगे तो उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है देखिए। तो नंबर 1, संसाधन का अत्यधिक उपयोग करने से दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। यानी अत्यधिक जितने हम साधनों का उपयोग करते हैं उतनी ही दुर्घटना सबसे ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट है, संसाधन का अत्यधिक दूषित यानी साधन का अत्यधिक दूषित होता जा रहा है। नेक्स्ट आपका,
साधन का अत्यधिक विकास होने से जहरीली गैस एवं कई हानि उत्पन्न हो रही है। यानी साधनों का अत्यधिक उपयोग करने से जहरीली गैस एवं कई हानियां उत्पन्न हो रही हैं। सेकंड है, कई कारखानों से संसाधनों का अत्यधिक विकास होने से वातावरण में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। आगे के लिए इतना ही।